भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है कि कहीं उसकी केंद्र की जो सत्ता है उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, जिस प्रकार विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा क्या है, ये जल्दबाजी में वही परिसीमन बिल वापस लाना चाहते हैं और अगर वो परिसीमन बिल हाउस में पास हो जाता है तो फिर ये नई रणनीति पे काम करेंगे और विपक्ष का मतलब ही खत्म हो जाएगा, फिर विपक्ष बचेगा ही नहीं। इस तरह की इनकी कई सारी योजनाएं हैं जिसके लिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, बताया जा रहा है 200 करोड़ रुपए का घपला घोटाला किया गया है। लेकिन खबरें हैं, अभी दावे हैं, पुष्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच राजनीति तेज हो गई है और उधर बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, वहां तो गजबी खेल हो रहा है। ममता बनर्जी के जो कभी खासम खास नेता हुआ करते थे, वो अब कह रहे हैं कि भाई हम दूसरी राह जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हर कोई अपनी तरीके से इस लोकतंत्र को हाँकने की कोशिश कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ताकत में है तो क्या उसकी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। जहां पर जांच मन करेगा वहां करेंगे, जहां मन आएगा बुलडोजर चलाएंगे और जहां नहीं आएगा वहां एक एफआईआर तक नहीं करेंगे, जैसा कि अयोध्या में हो रहा है। करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आपको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर में चंदा चोरों के पीछे पुलिस लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ये तो आप ही बताएंगे। लेकिन बम बम चल रहा है मामला। जहां पहले कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, फिर लाखों में हुआ, अब करोड़ों में मामला चला गया है और जल्दी आपको खबर मिलेगी। ये करोड़ों का भी नहीं, अरबों का मामला है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थोड़ा सा आप भी प्रार्थना करिए भगवान श्री राम से कि इन दैत्यों को सजा दे वो, क्योंकि मुझे लगता है आदमी तो कोई दे नहीं पाएगा। जो कमेटी बनी है या एनआईटी बनी है, एसआईटी बनी है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एसआईटी के लोग हैं वो कौन है, वो तो इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के मातहत हैं, तो वो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए आपको शुभकामनाएं और आपसे प्रार्थना है कि आप भी प्रार्थना करिए और अपने दर्शकों से भी कहिए कि वो प्रार्थना करें कि जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम ऐसा ये लोग ना करें। जी सर, मेरा सवाल भी यही है कि मामला जो है बढ़ते बढ़ते अब 200 करोड़ तक पहुंच गया है। खबरें 200 करोड़ तक के लिए छपने लगी हैं और इधर कहा जा रहा है कि योगी जी ने एसआईटी गठित कर दी है, तो प्रशंसा करिए। नृपेंद्र मिश्रा तो यही कह रहे हैं। तो क्या ये वक्त प्रशंसा करने का है या उन लोगों को सजा देने का है, या फिर इस पूरे मामले पर एक पारदर्शिता लाने का है कि हुआ क्या है, किसने किया है, क्यों हुआ है, ये बताने का है? इसमें हिमांशु, अगर आप देखें, दो तीन पहलुओं से इस पे बातचीत करने का ये एक लंबा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पे ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य तरीके से डिस्कशन कर लें। अगर हम इसको देखें कि पहली बार जब ये मामला निकल के आया तो इसको कितने हल्के में लिया गया, और आपको याद होगा कि 20 से मुझे लग रहा 25 सेकंड का एक वीडियो चंपत राय जी का आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ये है वो है, र्यूमर है, फलाना है, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। और बाद में चीजें बढ़ी, दैनिक जागरण ने अगली बार जो है फिर लाखों का मामला छापा और उसमें कुछ रिकवरी और ये सब बताई, तो मामला जाहिर हो गया कि कुछ न कुछ है। और अब उसमें रोज नई नई कड़ियां खुल रही हैं। कल दैनिक भास्कर ने पूरा जो है इस पे विस्तार से पूरा एक लेख छापा है, पूरी खबर छापी है, पूरा इन्वेस्टिगेशन छापा है और उसमें ये सामने बातें आई हैं कि ये मामला जितना छोटा लग रहा था, जितना छोटा करके इसको दिखाया जा रहा था, ये उतना छोटा है नहीं। 200 करोड़ की फिगर तो उसके तो तथ्य सामने आ चुके हैं। ऐसे में जहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कितना चढ़ावा आया नहीं आया, इसका कोई रिकॉर्ड कहां दिखेगा, तो वो पता ही नहीं चल रहा है। तो ये करोड़ों से भी ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये मामला अरबों में जाएगा। दूसरी बात ये है कि हैरानी की बात आप देखिए कि ईडी और सीबीआई लगी हुई है महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में ढूंढ रही है लोगों को, और मंदिर वाले लोगों को ढूंढ ही नहीं रही। ईडी सीबीआई और आईटी सब गायब है, एफआईआर तक नहीं हुई है, खाली एसआईटी बना दी है। और हमारे जो आजकल जो असली व्यक्ति एक ही हैं इसमें,
जो हमारे मिश्रा जी हैं महामहिम, और अपने बेटे को वो एमएलसी भी बना चुके हैं और मठाधीश बन के असली वो बैठे हैं अयोध्या मंदिर में, वो कह रहे हैं अरे भाई आपको तारीफ करनी, वो खुद तो तारीफ कर ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो मीडिया को भी कह रहे हैं कि भाई तारीफ करिए, देखिए कितनी जल्दी जो है सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है, आपको तारीफ करनी चाहिए। वो इसी तारीफ में लगे हुए अभी तक। आप देखिए ना इनको शर्म आती है, ना इनको किसी चीज का डर लगता है, इनका डर भी निकल चुका है, शर्म भी निकल चुकी है, ये बेहयाई है इनकी जो आप देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो टीवी चैनलों को बाइट दे रहे हैं, शर्म से उनका जो है मुंह झुक नहीं रहा है, सिर नहीं झुक रहा है शर्म से उनका, ऐसे लोग। और ये अयोध्या के विवाद में ये पहली बार नहीं रहे, ये तब से रहे जब शिला पूजन और जो वहां पे कार सेवक लोग आए थे, गोली चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर आज तक मानी जाती है कि गोली चलाने वाली टीम में भी यही थे, आदेश देने वाले यही थे। आज वो लोग जिनके जो कार सेवक शहीद हुए थे, आज उनके परिवार कह रहे हैं कि हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने के लिए हम जिंदा थे। आप ये देखिए जो व्यक्ति गोली चलवा रहा है, जो इन सारी चीजों में शामिल है, आज वही बॉस बन के बैठा हुआ है और वही क्लीन चिट दे रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, क्या बीत रही होगी उन लोगों के दिलों पे, जो जिन लोगों ने शिला पूजन और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद पे मस्जिद हटा के मंदिर बनाने के लिए कार सेवा की थी, वास्तव में जिनकी आस्था वहां जुड़ी हुई थी। अब वो ठीक था गलत था मैं उस बारीकी पे नहीं जाऊंगा, जो भी हुआ था, क्योंकि उस दौरान तो वाजपेयी जी ने भी गलती मानी थी, उस दौरान तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने भी गलती मानी थी कि गलत हुआ है, वो एक अलग विषय है। कोर्ट का फैसला आया है मंदिर बनाइए तो मंदिर बन गया, और आज मंदिर में भी आप चोरी कर रहे हैं। तो क्या यही एक खोखली आस्था थी आपकी? और आपको शर्म भी नहीं आ रही? एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ है, चंपत राय बेशर्मी की तरह से वहां बैठे हुए हैं इतने आरोप लगने के बाद भी। क्या ये उसी पार्टी से, उसी संगठन से संबंध रखते हैं जिस पार्टी को बड़ा सिद्धांतवादी नैतिकतावादी कहा जाता था, और कहते हैं कि अडवाणी जी और वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया था, भाई हवाला कांड में हमारा नाम आ गया। अडवाणी जैसे आदमी ने, जिसको कट्टर हिंदुत्ववादी का चेहरा माना जाता था, इसी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बार बार कहता हूं, हवाला कांड में आने से कम उन्होंने इतना सैद्धांतिक कदम तो उठाया कि भाई इस्तीफा दे दिया, अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, और ये कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता मैं कोई पद नहीं लूंगा। चंपत राय क्यों नहीं कह रहे भाई ये बात? ये क्यों नहीं कह रहे मिश्रा जी ये बात? ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम अपना पद से इस्तीफा देते हैं और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद में जब हम बेदाग साबित हो जाएंगे तब हम वापस पदों पे आ जाएंगे? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चोरी में ये शामिल है, इस डकैती में, इस लूट में यही मुख्य किरदार है। आप ये देखिए, चाहे एक ड्राइवर हो, चाहे एक चपरासी हो, चाहे वो करोड़पति बन गए हो, कहां से करोड़पति एकाएक बन गए? यहाँ 5 लाख रुपए किसी आम आदमी के अकाउंट से निकल जाए, उसके अकाउंट में डल जाए, अगले दिन उसको आईटी का नोटिस आ जाता है, उससे पूछताछ शुरू हो जाती है, उसका बैंक अकाउंट बंद हो जाता है ना। इनके बैंक को, अब अगर ये चंदा चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, तो कैश की चोरी कर रहे होंगे, कैश ये बैंक में डाल रहे होंगे, तो क्या बैंक पूछता नहीं है कि इतना कैश रोज कहां से ला रहे हैं आप? तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये एक सामूहिक मिले ना, गोबर के ढेर में 10 लाख रुपए मिले। और मैं कल ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो कुछ भक्त टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा अगर हमारे घर में 10 लाख रुपए मिले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये चोरी के हैं। तो अगर चोरी के नहीं है तो आपको जो है तिजोरी में रखना चाहिए था, आपने गोबर के ढेर में वो 10 लाख रुपए क्यों रख दिए थे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं हिमांशु, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनकी बेशर्मी इतनी आगे बढ़ गई है, इनकी बेशर्मी नंगई इतनी आगे बढ़ गई कि इनको शर्म भी नहीं आ रही है कुछ भी कहते हुए। ये कुछ भी एक्सक्यूज दे रहे हैं, ये कुछ भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब हम जैसे लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे मूर्ख लोग, कई ऐसे अंधभक्त लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि आपने तो चंदा भी नहीं दिया हो। और मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, मैं तो आपको बताऊं, कार सेवा में शामिल रहा हूं एज ए पत्रकार भी। तब तो हम नौसिखिए पत्रकार थे, और हम जो है कहीं ना कहीं लाठी डंडों से वहां पिटाई खाई है हमने। और ये इस तरह के आज जो अंधभक्त आ गए हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि क्या मंदिर है, क्या मस्जिद की बात है, और क्या राम में आस्था है।
तो ये सब इनको इन्होंने दिशा भ्रमित कर दिया है, दिग्भ्रमित कर दिया है, लोग अंधे हो चुके हैं। आप ये देखिए कि देश में ये इतना बड़ा मामला है, जो आस्था का सवाल है, चोरी का सवाल है, उस पे कहीं जिक्र नहीं हो रहा। अंजना ओम कश्यप जी सोई हुई हैं आजकल, वो जाग नहीं रही हैं। उनकी दिव्य दृष्टि नहीं पड़ रही है इधर मंदिर की तरफ। बाकी जो दूसरे नहीं, वो तो बता ब्लैक रही एंड थी ना, व्हाइट वाले ईरान लोग, ईरान में रोटी लोन पर बट रही है, ये बता रही थी। फिर ईरान वो ने गई कहा थी कि ना, वो ईरान में रही हैं, वो ईरान में काफी दिन रही हैं, उनको ईरान की सारी चीजें पता है और ईरानियत से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए वो ईरान का जिक्र कर रही है। अयोध्या मंदिर पे तो कभी गई नहीं, वो ना उनकी आस्था है, तो इसलिए वो अयोध्या मंदिर पे कोई जिक्र नहीं करेंगे। अयोध्या मंदिर का जिक्र करना, उसकी चोरी को बताना भी हम लोगों का ही फर्ज है। मतलब सारी गालियां खाने का काम, सारी चोरी चकारी उजागर करने का ठेका हमारे पास है। ये लोग तो अपना ब्लैक एंड व्हाइट करें और काला सफेद करें और जो है बम बम करें वहां पे, और सरकार की नीतियों को बताएं बहुत अच्छा चल रही है। अब आप बताइए कि ये ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि मोदी जी का ब्रह्मा मास्टर स्ट्रोक आ गया है। यही मोदी जी थे जब दो भारतीय नागरिकों की हत्या इटली ने की थी, और इटली को माफी मांगा, जब तक इटली ने माफी नहीं मांग ली, जब तक कंपनसेशन नहीं दे दिया, तब तक छोड़ा नहीं गया था। भारत के 3 नागरिक मारे गए हैं और हमारे यहां से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सोचिए, हम उल्टा तारीफ कर रहे हैं अमेरिका, रे भाई अमेरिका हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त कौन सा दोस्त है? जो हमारे जहाजों पे अटैक कर रहा है वो काहे का हमारा दोस्त है? तो ये तो अंधभक्त ऐसे हो चुके हैं और ये ऐसे बेहया बेशर्म हो चुके हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब इनका जिक्र करना मुझे लगता है बेईमानी है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये जान के कि जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। और हम लोगों को, बाहर के लोगों को बाद में पता लगता है, इस चीज को भांप लिया था स्थानीय लोगों ने, स्थानीय जनता ने, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार वहां पे हुई है। अब तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अयोध्या के जो नागरिक हैं, अयोध्या के जो मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं जागरूक हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह की चीजें की और वो हमसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस चीज को भुगत रहे हैं, इसलिए उन्होंने फैसला 24 में ही दे दिया। जी। हम्म। अच्छा सर, एक तरफ तो ये हो रहा है कि हमने एसआईटी गठित कर दी है, जांच होगी और सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला है, वो अपना विदेश यात्रा पर चले गए हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी तमाम और चीजों का जिक्र कर रही है, राम मंदिर का जिक्र नहीं कर रही है। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं राजनीतिक तौर पर, ममता बनर्जी के लोग जो बागी हुए पड़े हैं, वो अब ओम बिरला साहब से मिल रहे हैं, कह रहे हैं हमको अलग बैठने की व्यवस्था दीजिए, हम तो अलग हैं। तो देश की जो राजनीति है वो ऐसी, मतलब हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि जो मुद्दे हैं उस पर मत बोलो और बाकी चीजें करते रहो, अपने मनमर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के नाविक अगर कहीं पर अमेरिका द्वारा मार दिए जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। अमेरिका हमको धमकी देगा कि हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, हमारी पॉलिसीज आपको माननी पड़ेगी, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, हम दूसरी जो विपक्षी पार्टियां उनको तोड़ने का काम करेंगे। देखिए हिमांशु, आप मजे की बात ये देखिए, जिस प्रकार से राजनीति मजाक बन के रह गई है, जिस प्रकार से देश की राजनीति के साथ मजाक हो रहा है, वो लोग हंस रहे हैं। कई लोग देख के, हमें दूसरे देशों के लोग हों, चाहे इधर की आम जनता हो, चाहे प्रबुद्ध नागरिक हो, वो सब हंस रहे हैं देख के हो क्या रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए, मैंने आपके चैनल पे भी बोला था, बाकी जगह भी बोला था, आर्टिकल भी लिखा है मैंने, कि बंगाल का चुनाव देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। मैंने लिख दिया था ये, और वो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में हारती है तो देश की राजनीति दूसरे रास्ते पे बदलेगी, और अगर जीतती है तो दूसरे रास्ते पे बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में जीती, वो कैसे जीती, नहीं जीती, क्या जीती, तोते के थ्रू जीती, उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन आखिरकार जीती। और आज आप राजनीति का एक नया परिदृश्य देख रहे हैं पूरे देश में। हद हो गई कि कल 20 सांसद स्पीकर के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक एनसीपीआई पार्टी है उसमें ज्वाइन कर लिया। अब भाई, आम आदमी ये पूछेगा ये कौन सी एनसीपीआई है और इसमें क्या करेंगे ये जाके। तो देखिए, ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ तो इनको ले नहीं रही, ना विधायकों को अपने साथ लिया वेस्ट बंगाल में। तो ये आम आदमी समझना चाहता है कि ये उस एनसीपीआई में जाके क्या करेंगे।
तो ये टेक्निकल बात है कि अगर आप पार्टी छोड़ेंगे, कम पार्टी के ये कोई सांसद पार्टी छोड़ेगा, कम छोड़ेगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा पार्टी से। इस्तीफा देगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सदस्यता ना जाए इसलिए आप जो है 2/3 एक किसी दल में ज्वाइन कर लीजिए। अब वो दल की बात करते हैं हम, जो एनसीपीआई नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है, वो हावड़ा में रजिस्टर्ड है कलकत्ता की, और वो सिर्फ एक चुनाव लड़ी है त्रिपुरा में, कोई जीत भी नहीं पाई है, और ये एकाएक उसमें इन्होंने विलय कर लिया है। अब उसके जो अध्यक्ष है और उसके जो महासचिव है, वो कह रहे हैं हमसे तो कोई पूछा ही नहीं, कि हम तो बताया नहीं, कि हम तो इनको अपनी पार्टी में ले ही नहीं रहे। बताइए, वो कह रहे हैं हम इनको अपनी पार्टी में ले ही नहीं रहे, और ये कह रहे नहीं हम आ चुके हैं, ये स्पीकर को चिट्ठी दिया है। तो देखिए राजनीति में क्या मजाक हो रहा है, और इस मजाक में कौन शामिल है? देश के तथाकथित जो आज के चाणक्य है, वो सब चाणक्य नीति चला रहे हैं, और बाकी सब नाच रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, चाहे वो ओम बिरला जी हो, चाहे वो अपने कोई दूसरे उपराष्ट्रपति हो, जो भी संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं। तो ये देश में किस प्रकार का मजाक हो रहा है, ये आप देखिए। कई सारे सांसद हैं जो अभी तक कुछ बोले नहीं है, चुपचाप वो जो है भेड़ बकरी की तरह इधर उधर जा रहे हैं। उनके मन में क्या है, उनको किस प्रकार से डराया गया है, उनको किस प्रकार से लालच दिया है, ये चीजें भी आनी बाकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी इतनी कवायद क्यों कर रही है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं उसकी केंद्र की जो सत्ता है उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, जिस प्रकार विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा क्या है, ये जल्दबाजी में वही परिसीमन बिल वापस लाना चाहते हैं, और अगर वो परिसीमन बिल हाउस में पास हो जाता है तो फिर ये नई रणनीति पे काम करेंगे, और विपक्ष का मतलब ही खत्म हो जाएगा, फिर विपक्ष बचेगा ही नहीं। इस तरह की इनकी कई सारी योजनाएं हैं जिसके लिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना हो, उसमें जो बचे कुछ है उनको तोड़ने की बात करो, चाहे तमिलनाडु की जो पार्टी है उसको तोड़ने की बात करें, डीएमके को, उसके कुछ सांसदों को तोड़ने की बात कर लो, नीतीश कुमार को तोड़ना हो उसको तोड़ लो, आंध्र प्रदेश वाले जो रेड्डी साहब हैं उनको तोड़ना हो तो उनको तोड़ लो। तो तोड़ ताड़ कर सब बराबर करो। यहाँ कोई सिद्धांत, कोई सिस्टम, कोई कानून बचा नहीं है। ये देश में सियासी मजाक चल रहा है, और मजाक के पीछे आप ये देखिए कि जो सिद्धांत, थोड़े बहुत सिद्धांतवादी लोग हैं राजनीति में, वो चुपचाप अपने घर बैठे हो। अब आप व्याख्या करें, अगर हम, चाहे वो आपकी शियानी घोष हो, चाहे राघव चड्ढा हो, देश के राजनेता तो आप यही बने हुए आजकल। कितनी बड़ी इनकी मानसिकता है, कितनी बड़े इनके सिद्धांत हैं, कितना इनका वर्चस्व है धरती पे, और कितना इनको लोग चाह रहे हैं। ये ऐसे नेता है कि केरल से लड़े वहां जीत जाए, ये वेस्ट बंगाल से लड़े वहां जीत जाए, ये कश्मीर से लड़े वहां जीत जाए, जनता इतनी बड़ी फॉलोअर है। क्या इनका 2 पैसे का अस्तित्व है? क्या चड्ढा का चड्ढा क्या बिना केजरीवाल के जीत सकता है? क्या सियोनी जो है, जो 23 साल की एक अभिनेत्री है, और किस प्रकार की अभिनेत्री है, उससे इंटरनेट भरा पड़ा है, क्या वो बिना ममता बनर्जी के आशीर्वाद के जीत सकती है? उसका अपना कोई अस्तित्व है? अगर ऐसे लोग राजनीति का फैसला करेंगे, ऐसे लोग जो है दल बदल करके इस तरह के निर्णय लेंगे, तो जनता के साथ तो मजाक होगा ही, और जनता आने वाले समय में इस चीज का बदला ले लेगी। अब जिस प्रकार से आप एक जमे हुए सियासी दल को कह रहे हैं वो खत्म हो गया है, हार गया है, बाहर निकल गया है, हमें मान लेना चाहिए कि 40 से 45% वोट उसको मिला है, और जमीन पे आज भी उसका असर है। जब आप जमीन पे उतरेंगे तो फिर आपको आईना दिखा दिया जाएगा। तो मेरा कहना ये है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, जब तक आप जमीन पे नहीं उतरेंगे आपको आईना नहीं दिखेगा। ये सब हवा हवाई चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।